अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शफकत अली एंड टुडे वी आर हेयर विथ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से है कि हम हिस्टोरिकली देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कैसे रहे हैं और उनमें अप्स एंड डाउन्स कैसे आई हैं, और उसमें हम देखेंगे कि जो रिलेशंस पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस रहे हैं वो जो कि अनस्टेबल रिलेशंस रहे हैं, अनहेल्दी रिलेशंस रहे हैं, तो उनकी काजेज़ क्या हैं। तो अच्छा, तो ये जो टॉपिक है आपका, ये आपका CSS के हवाले से बड़ी अहम है। आपका ये जो प्रोविंशियल एग्ज़ाम्स होते हैं, ख़ास करके जो PMS आपका है, इसके में भी ये बड़ा ही अहम टॉपिक है। ख़ास करके जो PMS 24 एंड PMS 25 जो सिंध के अभी होने वाले हैं, या जो CSS 26 हो रहा है, उनके लिए ये बड़ा ही अहम टॉपिक है और बड़ा ही एक्सपेक्टेड टॉपिक है। ठीक है, तो इफ़ वी लुक इन द हिस्ट्री, पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड रहे हैं, क्योंकि जो स्टार्ट हुआ था आज़ादी के बाद वो कन्फ्लिक्ट से ही स्टार्ट हुआ पाकिस्तान और इंडिया का। ठीक है, वो कैसे स्टार्ट हुआ कि वाटर इशू इमर्ज हुआ। ठीक है, उसके बाद बाउंड्रीज थी, उन पे इशू हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो कश्मीर था वो इशू पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस में आ गया। तो इसी तरह के और भी कई काजेज़ हैं जो हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखते हैं अगर हिस्ट्री में, तो दोनों कंट्रीज़ ने काफ़ी जंगें लड़ी हैं, दोनों के जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं वो भी अच्छे नहीं रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि जो डीप रूटेड टेंशंस हैं बिटवीन बोथ द नेबर्स, वो हैं कश्मीर पे, टेररिज्म पे और वाटर पे। उसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है दोनों कंट्रीज़ का, कि अगर ट्रेड किया जाए और पीपल टू पीपल टाइज बेहतर किए जाएं, तो ये रीजन में स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। ठीक है, तो हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे कि काजेज ऑफ टेंशंस क्या हैं, एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ हॉस्टिलिटी क्या है। उसके बाद हम ये कोशिश करेंगे कि दोनों कंट्रीज़ के हालात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, दोनों के जो रिलेशंस वो कैसे इम्प्रूव किए जा सकते हैं, ताकि लॉन्ग लास्टिंग पीस हो रीजन में और लॉन्ग लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम इफ़ वी लुक एट द काजेज़ ऑफ पाकिस्तान इंडिया टेंशंस, उसमें सबसे पहला जो काज हमें मिलता है वो है कश्मीर डिस्प्यूट। ठीक है, कश्मीर the biggest source of conflict, both Pakistan and India claim कश्मीर। इंडिया कहता है कि भाई स्टार्टिंग से कश्मीर ने हमें ज्वाइन किया था, तो कश्मीर शुड बी पार्ट ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान कहता है कि कश्मीरी मस्ट बी गिवन द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, दे should be given the chance whether they want to remain with India, whether they want to choose Pakistan or they want to live independently। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट है कि इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कि हमारा कश्मीर है। ठीक है, तो इंडिया कंट्रोल्स जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर रिवोकिंग आर्टिकल 370 in 2019 which पाकिस्तान सीज एज इलीगल। अगर हम देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया सेपरेशन हुई, जुदा हुए एक दूसरे से, पाकिस्तान गॉट इंडिपेंडेंस, तो उसमें क्या हुआ कि एक वार हुई थी जिसमें कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया, एंड जो आज़ाद कश्मीर है वो पाकिस्तान के अंडर आ गया। जो उसके बाद क्या हुआ कि जो इंडियन जम्मू एंड कश्मीर था या जो पाकिस्तान का कश्मीर था, दोनों को यूँ समझो कि एक सेमी ऑटोनमस स्टेटस दी गई। जो पाकिस्तान का कश्मीर था उसको ऑटोनॉमी दी गई। उसमें क्या था कि पाकिस्तान कंट्रोल ओवर आज़ाद कश्मीर इज़ इनडायरेक्ट एंड सेमी ऑटोनमस, नॉट लाइक अ नॉर्मल प्रोविंस, कि जो कश्मीर है पाकिस्तान का वो पाकिस्तान का सूबा नहीं है, सेमी ऑटोनमस रीजन है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है पाकिस्तान के कश्मीर की, वो ये है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, इट हैज़ इट्स ओन इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन जो 1974 में पास किया गया। उसके बाद पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डजंट फुली अप्लाई टू AJK, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फुली अप्लाई नहीं होता। ठीक है, उसके बाद जो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी है उसमें है कि आज़ाद कश्मीर हैज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट।
उसके बाद लोकल गवर्नमेंट रन्स इंटरनल अफेयर्स लाइक एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, लोकल टैक्सेशन। पाकिस्तान का इसमें रोल क्या है कि पाकिस्तान कंट्रोल्स ओनली थ्री की एरियाज, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड करेंसी। So these powers are exercised through Kashmir Council headed by Pakistan's Prime Minister. This setup allows Pakistan to claim Kashmir's final status will be decided by a UN mandated plebiscite. ठीक है, इसी तरह अगर हम इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं कि हाउ इंडिया कंट्रोल्ड जम्मू एंड कश्मीर बिफोर आर्टिकल 370 रिमूवल। अगर हम देखें कि बिफोर अगस्त 2019 जम्मू एंड कश्मीर हैड स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370 and 35A. What article 370 provided? Separate constitution, separate flag, limited application of Indian constitution, Indian laws applied only with state approval. Article 35A क्या था? Only permanent residents could buy land, get government jobs, receive scholarships. On paper, Jammu and Kashmir looked autonomous. In practice, New Delhi controlled politics heavily. ठीक है, अब हम देखते हैं कि what is reality on ground before what was reality on ground before 2019? Frequent dismissal of elected governments, presidents rule imposed repeatedly, heavy military presence, armed forces special powers act, उसके बाद so autonomy existed more legally than practically. So what happened after India removed Article 370 August 2019? This was a major constitutional shift. Key changes क्या की गई? Article 370 and 35A were abolished. Jammu and Kashmir lost special status. State was split into two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. Now direct control by New Delhi. No separate constitution, no state flag, lieutenant governor appointed by India, laws passed directly by Indian parliament. This means centralized rule, not autonomy. So पाकिस्तान को ये लगता है कि ये इलीगल है एंड नो डाउट इट इज़ इलीगल। तो ये पाकिस्तान और इंडिया की जो टेंशन है ये उसका पहला काज है, जो मेजर काज है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंट बॉर्डर क्लैशेस अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, के जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पे बार बार क्लैशेस होती हैं, फायरिंग होती है, फायरिंग एक्सचेंज होती है जिसमें बड़ा ही नुकसान होता है। अगर हम एग्जांपल दें तो 2019 पुलवामा अटैक लेड टू मिलिट्री टेंशंस एंड एयर स्ट्राइक्स। हम देखते हैं कि जो 2019 में पुलवामा अटैक हुआ इंडिया में कश्मीर में, तो उसने मिलिट्री टेंशंस को बढ़ा दिया, जिसमें एयर स्ट्राइक्स हुई, जिसमें इंडिया का एक फाइटर पायलट था उसको पाकिस्तान ने कैप्चर किया। फिर गुड जेस्चर ये था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट रिलीज्ड दैट पायलट। उसके बाद जो सेकंड काज है, जो मेजर काज है आपका, वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, कि इंडिया अक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ हार्बरिंग मिलिटेंट ग्रुप्स लाइक जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा, एंड पाकिस्तान अक्यूजेस इंडिया ऑफ फंडिंग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इन बलूचिस्तान एंड फाटा। तो हम देखते हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसमें हम देखते हैं कि इंडिया बार बार पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम आयद करता है, ये इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ख़ास करके जैश ए मोहम्मद या लश्कर तैयबा, इनको सपोर्ट करता है, इनको अपनी नर्सरी में पालता है, इनको हार्बर करता है। और पाकिस्तान में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स नज़र आती हैं, अगर हिस्ट्री में देखें या आज हम देखें, तो पाकिस्तान कहता है कि जो ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, तो ये जो ख़ास करके बलूचिस्तान और फाटा में, इनके पीछे इंडिया का हाथ है। तो अगर हम देखते हैं कि जो करज़ई या करज़ई के बाद की जो गवर्नमेंट थी अफ़गानिस्तान में, तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट, उसमें हम देखते हैं कि इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी गहरे थे अफ़गानिस्तान के साथ, जिसमें पाकिस्तान को सबूत मिले थे कि जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो इन्वॉल्व थी। जो कौंसल खाने बनाए गए थे 4 अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे जो बलोच सेपरेटिस्ट हैं उनको ट्रेन किया जा रहा था।
ठीक है। तो इसी तरह पाकिस्तान कहता है कि इंडिया सेपरेटिस्ट मूवमेंट के पीछे है बलूचिस्तान और फाटा में, और इंडिया में जो भी अटैक होता है वो इंडिया कहता है कि ये पाकिस्तान ने कराए। तो इसी तरह ये समझो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। अगर हम एग्जांपल दें तो कुलभूषण जाधव का केस है, पाकिस्तान अरेस्टेड एन इंडियन स्पाई इन बलूचिस्तान इन 2016, जो अभी तक पाकिस्तान में। उसके बाद पठानकोट एंड मुंबई अटैक्स लिंक्ड टू पाकिस्तानी बेस्ड ग्रुप्स, कि जो भाई पठानकोट में हमला हुआ या मुंबई अटैक्स हुए तो वो इंडिया कहता है कि ये पाकिस्तान ने कराए थे या पाकिस्तान इनके पीछे मुलविस था। उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर डिस्प्यूट्स हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 गवर्न्स वाटर शेयरिंग बट इंडिया हैज बिल्ट डैम्स ऑन रिवर्स फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान। पाकिस्तान फियर्स इंडिया कुड वेपनाइज वाटर सप्लाई। ठीक है। सो इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड इन 1960 दैट गवर्न्स वाटर शेयरिंग बट इंडिया हैज बिल्ट डैम्स ऑन रिवर्स फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान। सो ये ट्रीटी थी क्या? इट वाज brokered by World Bank in 1960s between Pakistan and India. Purpose of the treaty क्या था? To permanently resolve water sharing disputes after partition 1947 when headwaters went to India and canals to Pakistan. Now if we look which rivers were given to Pakistan and India and how India is building dams on Pakistan's rivers. So the Indus river system has 6 major rivers given to Pakistan, western rivers. These are lifeline rivers are Indus, Jhelum and Chenab. So Pakistan got about 80% of total water flow. Pakistan has exclusive rights over irrigation, hydropower and domestic use. So India can only use these rivers for non-consumptive purposes, limited hydropower without storage, no diversion allowed. ठीक है। rivers given to India were eastern rivers like Ravi, Beas and Satluj. So India has no full right on Pakistani rivers and India cannot build any dam on Pakistani rivers. ठीक है। So अगर हम देखते हैं कि जो इंडिया वायलेशन कर रहा है इंडस वाटर ट्रीटी की, वो ये है कि इंडिया डज नॉट ओपनली कैंसिल द ट्रीटी बट वायलेट्स इट इनडायरेक्टली एंड टेक्निकली। मेजर इंडियन वायलेशंस क्या हैं कि इंडिया इज बिल्डिंग किशन गंगा डैम ऑन झेलम रिवर, इंडिया डाइवर्टेड वाटर फ्रॉम नीलम रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, reduced water flow into Pakistan's Neelam Jhelum hydropower projects, violations changes natural river flow, affects Pakistan's downstream usage. Pakistan took the case to International Court of Arbitration. उसके बाद हम देखते हैं एक तो किशन गंगा डैम, दूसरा इंडिया बगलिहार डैम चिनाब रिवर पे बना रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि राटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये चिनाब पे बना रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेसिव हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इंडिया प्लान्स डजन्स ऑफ डैम्स ऑन वेस्टर्न रिवर्स इंडिविजुअली लीगल बट कलेक्टिवली डेंजरस। कि हम देखते हैं कि जो यूँ समझो कि इंडिया पाकिस्तान ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको वायलेट कर रहा है डैम्स बना के, जो हमने डिस्कस किया। उसके बाद पाकिस्तान फियर्स इंडिया कुड वेपनाइज वाटर सप्लाई, कि इंडिया पाकिस्तान को बार बार ये धमकी देता है कि वी विल स्टॉप वाटर। देखते हैं कि ये जो वाटर डिस्प्यूट है ये दोनों के बीच में बड़ी काज है टेंशन की। इसकी वजह से रिलेशंस इंप्रूव नहीं होते, रिलेशंस बेहतरी की तरफ नहीं जाते। So India sometimes threatens to stop Pakistan's water supply as leverage in conflicts. हम देखते हैं जो 2025 में पाकिस्तान और इंडिया की फाइट हुई, इसी में भी इंडियन जो पॉलिटिकल यूँ समझो कि लीडरशिप थी या मिलिट्री लीडरशिप थी, दोनों ये कह रहे थे कि वी विल स्टॉप पाकिस्तान्स वाटर। तो ये एक यूँ समझो कि टेंशन है, काज है टेंशन की बड़ी, जो हमेशा से हावी रही है और हमेशा जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाने की तरफ नहीं ले जाती और मज़ीद ख़राब करती है। सो इंडियाज किशन गंगा एंड राटल डैम प्रोजेक्ट्स हैव रेज्ड पाकिस्तानी कंसर्न, कि भाई इंडिया इस तरह के डैम्स बना रहा है तो पाकिस्तान को लाजमी कंसर्न होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि 4th नंबर पे जो काज है कि पाकिस्तान और इंडिया के टेंशन्स हैं या जो रिलेशंस बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे, वो है हिंदुत्व एंड पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म।
कि राइज ऑफ राइट विंग नेशनलिज्म इन इंडिया अंडर बीजेपी हैज वर्सेंड टाइज, कि एंटी मुस्लिम पॉलिसीज एंड एंटी पाकिस्तान रिटोरिक बाय इंडियन पॉलिटिशियंस इंक्रीज हॉस्टिलिटी, कि जो हिंदुत्व पार्टी है या जो पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म है इंडिया में, जो यूँ समझो कि बीजेपी के आने के बाद राइज हुआ है, तो ये एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराता है। और ये हमेशा से यही कहता है कि पाकिस्तान हैज़ रिमेन्ड एंड विल रिमेन एंटी एंड एनिमी ऑफ इंडिया, एंड बीजेपी आल्सो यूजेस एंटी मुस्लिम पॉलिसीज, के जो मुस्लिम्स हैं वो कभी भी हिंदूज के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। तो अगर इसी तरह का प्रोपेगेंडा होगा, इसी तरह की पॉलिटिक्स होगी, तो जो ताल्लुकात हैं वो बेहतरी की तरफ कभी नहीं जाएंगे। अगर हम देखें कि बीजेपी के आने के बाद किस तरह की सिचुएशन हुई है इंडिया में, एंटी मुस्लिम पॉलिसीज किस तरह आई हैं, तो हम देखते हैं कि 2019 में इंडिया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड एनआरसी स्पार्क्ड प्रोटेस्ट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 5th नंबर काज है बिटवीन इंडिया पाकिस्तान टेंशंस, वो है मिलिट्री एंड न्यूक्लियर आर्म्स रेस, कि बोथ नेशंस आर न्यूक्लियर पावर्स एंड कॉम्पीट इन मिलिट्री स्पेंडिंग, कि दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, हम दोनों बड़ाई स्पेंड करते हैं मिलिट्री पे, दोनों कोशिश करते हैं कि मॉडर्नाइज करें अपने मिलिट्रीज को। ये एक कंपटीशन चलता रहता है, इसमें जो सोशल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व नहीं होते, और जो मिलिट्री है उसको मॉडर्नाइज करने की तरफ जाते हैं, और जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो नहीं आता यहाँ पे। सो एनी कन्फ्लिक्ट कोड एस्केलेट इनटू न्यूक्लियर वार, कि हम देखते हैं कि भाई अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्लिक्ट हुआ तो ये एक न्यूक्लियर वार की तरफ ले जा सकता है। अगर हम हिस्ट्री में एग्जांपल देखें तो 1999 कारगिल कन्फ्लिक्ट ब्रॉट बोथ कंट्रीज टू द ब्रिंक ऑफ वार। उसके बाद हम देखते हैं कि 2019 में जैसे क्लैश हुआ, या जो 2025 में हुआ, दोनों कंट्रीज के बीच बड़ी न्यूक्लियर वार का खतरा पैदा हुआ था। तो मिलिट्री और न्यूक्लियर आर्म्स रेस की वजह से जो रिलेशंस हैं वो बेहतर नहीं हो पा रहे। अब हम देखते हैं कि भाई एरियाज ऑफ कोऑपरेशन क्या हैं, कि ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज, कि पाकिस्तान इंडिया ट्रेड पोटेंशियल 37 बिलियन ईयर, करंटली लेस देन 3 बिलियन। तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रेड पोटेंशियल है वो 37 बिलियन ईयरली हो सकता है, अभी जो है वो 3 बिलियन है, कि अगर पाकिस्तान और इंडिया डायरेक्ट ट्रेड करेंगे तो वो 37 बिलियन तक जा सकता है, जो दोनों के लिए बड़ा ही फायदेमंद हो सकता है। इनफॉर्मल ट्रेड स्टिल हैपेंस थ्रू दुबई एंड अफगानिस्तान, अभी फॉर्मल ट्रेड नहीं होता दोनों का, दोनों जो कंट्रीज हैं वो थर्ड कंट्री यूज़ करती हैं। थर्ड कंट्री यूँ समझो कि इनफॉर्मल ट्रेड है, कि वो कैसे होता है, वो किसके थ्रू होता है, वो दुबई और अफगानिस्तान के थ्रू होता है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि पोटेंशियल में अगर देखें कि हम 2011 में पाकिस्तान ग्रांटेड इंडिया मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस बट लेटर रिवोक्ड इट, कि अगर इस तरह के स्टेप लिए जाएं कि एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया जाए तो ट्रेड बढ़ सकता है, और ट्रेड बढ़ेगा तो टाइज अच्छी होंगी, रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। अगर रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे तो जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजोल्व होने की तरफ जाएंगी, फिर खुशहाली आएगी। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है वो है रीजनल स्टेबिलिटी एंड एंटी टेररिज्म एफर्ट्स, कि बोथ नीड पीस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रीजनल स्टेबिलिटी, कि भाई दोनों कंट्रीज़ को ज़रूरत है अमन की, और जो आपकी माशी खुशहाली है, माशी तरक्की है, दोनों को ज़रूरत है, ताकि जो रीजन है वहाँ पे खुशहाली आए। जॉइंट एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन कैन बेनिफिट बोथ, कि भाई दोनों कंट्रीज क्या करें कि टेररिज्म के अगेंस्ट कोऑपरेशन करें। दोनों कंट्रीज चाहें कि टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टेररिस्ट जो मूवमेंट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए कोऑपरेट करें दोनों एक दूसरे से। उसमें क्या होगा कि टेररिज्म का खात्मा होगा और दोनों खुशहाली की तरफ जाएंगे। तो हम एग्जांपल ये दे सकते हैं कि एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन कहाँ पे पॉसिबल है और कैसे हो सकता है, कि ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सार्क एंड एससीओ, के दोनों जो हैं डिप्लोमेटिक डायलॉग की तरफ जाएं और एंटी टेररिज्म कोऑपरेशन की तरफ जाके दोनों कंट्रीज खुशहाली ला सकती हैं। ठीक है,
कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज के भाई बॉलीवुड, पाकिस्तान ड्रामाज, स्पोर्ट्स एंड टूरिज्म ब्रिंग पीपल टुगेदर कि जो बॉलीवुड है वो आपको पता है कि पाकिस्तान में भी बॉलीवुड के जो है फैंस हैं, कि पाकिस्तान ड्रामाज के इंडिया में फैंस हैं, स्पोर्ट्स मैन है इंडिया में, प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के या इंडिया के, दोनों के फैन है एक दूसरे के कंट्रीज में। जो टूरिज्म है कि हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं दोनों मुल्कों में, पाकिस्तान हो गया या इंडिया हो गया, तो ये अगर टूरिज्म को प्रमोट करेंगे, एक दूसरे को यूँ समझो कि अलाउ करेंगे पीपल टू पीपल कांटेक्ट के हवाले से एक्सचेंज के करेंगे पीपल टू पीपल, तो यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट होगा और यूँ समझो कि ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद शेयर्ड लैंग्वेजेस हैं कि भाई उर्दू यहाँ पे भी बोली जाती है, वहाँ पे भी है, हिंदी यहाँ पे भी काफ़ी बोलते हैं, पंजाबी पाकिस्तान में एक पंजाब है, इंडिया में भी है, सिंध यहाँ पाकिस्तान में सिंध है और इंडिया में भी सिंधी बोली जाती है। तो एंड हिस्टोरिकली टाइज मेक कल्चरल एक्सचेंज पॉसिबल, के जो हिस्टोरिकल टाइज हैं ये कल्चरल एक्सचेंज को पॉसिबल करते हैं। ठीक है, उसके बाद बॉलीवुड एंड पाकिस्तान ड्रामाज आर पॉपुलर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, कि हम देखते हैं कि बॉलीवुड की जो फिल्में हैं या जो पाकिस्तानी ड्रामा है वो दोनों कंट्रीज़ में पॉपुलर हैं, दोनों कंट्रीज़ में बॉलीवुड के फैंस भी हैं और पाकिस्तानी ड्रामाज के फैंस भी हैं। ठीक है, मैनी फैमिलीज आर डिवाइडेड बिटवीन द टू कंट्रीज़, हम देखते हैं कि जो काफ़ी फैमिलीज़ हैं वो दोनों कंट्रीज़ में डिवाइड हैं। उसके बाद करतारपुर कॉरिडोर 2019 अलाउड सिख पिलग्रिम्स इजी एक्सेस टू पाकिस्तान, इसी तरह जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर ओपन हुआ था 2019 में, जिसमें सिख पिलग्रिम्स को अलाउ किया गया कि वो पाकिस्तान आ सकते हैं, तो इसी तरह ये जो एक पोटेंशियल है या पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो सकता है, तो इसी तरह करतारपुर कॉरिडोर से हो सकता है, यहाँ पे कोऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर एग्जांपल देंगे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स एक्टर्स आर पॉपुलर इन इंडिया डिस्पाइट पॉलिटिकल टेंशंस, के भाई पॉलिटिकल टेंशंस के बावजूद जो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हैं या जो एक्टर्स हैं वो इंडिया में पॉपुलर हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ये कॉपरेशन है, यूँ समझो कि बोथ कंट्रीज डिपेंड ऑन इंडस रिवर सिस्टम गवर्न्ड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी, तो स्टेबल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर, के जितने भी हालात ख़राब हुए हैं फिर भी वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो रही है, फिर भी यहाँ पे जो ओपन वायोलेशन है वो वायोलेशन नहीं हो रही, इंडिया ओपनली पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर रहा। तो इस विषय ये जाहिर हो रहा है कि ये डिस्पाइट टेंशंस, डिस्पाइट कन्फ्लिक्ट्स, डिस्पाइट वॉर्स के पानी का जो एक यूँ समझो कि मुआहदा तय पाया था उसको दोनों कंट्रीज़ सलामत रखने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ से पॉसिबल है कि कोऑपरेशन की तरफ दोनों जा सकते हैं। ठीक है, तो डिस्पाइट वार्स बोथ नेशंस लार्जली फॉलोड द इंडस वाटर ट्रीटी फॉर ओवर 60 ईयर्स एज आई डिस्कस्ड, के जितनी वार्स हुई हैं, कन्फ्लिक्ट हुए हैं, फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी को फॉलो कर रहे हैं दोनों। ठीक है, उसमें ये है कि इंडिया थोड़ी बहुत वायलेशंस कर रहा है, लेकिन वो बड़े पैमाने पे वायलेशंस नहीं कर रहा कि जहाँ पे देखा जाए कि इंडिया ने इस तरह का कोई कदम उठाया हो कि पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी की इतनी बड़ी संगीन वायलेशन पे जंग की तरफ जाना पड़े। तो इस तरह का हम कोई सीन नहीं देखते। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे कोऑपरेशन अगर यहाँ पे हो सकता है तो और तरह पे और एरियाज़ पे भी कोऑपरेशन हो सकता है, रिलेशंस बेहतर हो सकते हैं। उसके बाद हम 5th नंबर पे आ सकते हैं कि कहाँ पे कोऑपरेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे कोऑपरेशन किया जा सकता है, कि भाई क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑपरेशन, कि जो क्लाइमेट चेंज है या एनवायरमेंटल जो इशू है पाकिस्तान और इंडिया का, वहाँ पे कोऑपरेशन किया जा सकता है। बोथ नेशंस फेस सिमिलर एनवायरमेंटल चैलेंजेस, कि भाई दोनों जो कंट्रीज़ हैं, दोनों नेशंस हैं, दोनों स्टेट्स हैं, वो एनवायरमेंटल चैलेंजेस को फेस कर रही हैं, जिसमें आपकी फ्लड्स हैं, स्मॉग है या वाटर स्कार्सिटी है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इंडिया भी फ्लड्स फेस कर रहा है, पाकिस्तान भी कर रहा है, स्मॉग इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, वाटर स्कार्सिटी पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल कोऑपरेशन होगा तो दोनों कंट्रीज़ को ये जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं, दोनों इन चैलेंजेस को फेस कर सकती हैं। ठीक है, सो जॉइंट एफर्ट्स कैन हेल्प टैकल क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एंड पॉल्यूशन इन द रीजन, कि अगर दोनों कंट्रीज एफर्ट्स करेंगी तो ये जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट है या जो पॉल्यूशन है रीजन में है, इसको टैकल कर सकती हैं दोनों कंट्रीज, इसको कम कर सकती हैं।
ठीक है। तो एग्जाम्पल ये है कि भाई लाहौर एंड दिल्ली बोथ सफ़र फ्रॉम एक्सट्रीम स्मॉग, कोऑर्डिनेट पॉलिसीज कुड हेल्प। कि जो लाहौर है या लाहौर पाकिस्तान का या जो इंडिया का दिल्ली है, दोनों में एक्सट्रीम लेवल का स्मॉग है। तो अगर कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज होंगी दोनों कंट्रीज में तो ये स्मॉग खत्म हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई इम्पैक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन बोथ नेशंस, असरात क्या पड़े हैं कॉन्फ्लिक्ट के दोनों नेशंस पे। उसमें हम पहला जो लॉस है वो है इकोनॉमिक लॉसेस, कि हाई मिलिट्री स्पेंडिंग अफेक्ट्स डेवलपमेंट, कि हम देखते हैं कि जो मिलिट्री पे स्पेंड करते हैं दोनों कंट्रीज वो डेवलपमेंट को रोकता है, डेवलपमेंट नहीं होती। सोशल इश्यूज जन्म लेते हैं, वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं होती। तो अगर मिलिट्री पे स्पेंड करेंगे तो वेलफेयर ऑफ द पीपल नहीं होगी, दोनों में गुर्बत होगी, दोनों कंट्रीज में महंगाई होगी, दोनों कंट्रीज में जॉबलेसनेस होगी, दोनों कंट्रीज में जो खुशहाली है, प्रॉस्पेरिटी है, प्रोग्रेस है वो नहीं आएगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज मिलिट्री पे स्पेंड कर रही हैं। उनका जो एक ग्रेटर पार्ट ऑफ बजट है वो आपका मिलिट्री स्पेंडिंग पे जाता है, तो डेवलपमेंट पे आप कहाँ खर्च करेंगे। तो ये इकोनॉमिक लॉसेस हुए हैं, ये क्या है, इम्पैक्ट है कॉन्फ्लिक्ट का। उसके बाद हम ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लिमिट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, कि भाई इंडिया इतना बड़ा यूँ समझो कि इकोनॉमिक हब है, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जहाँ पे यूएस आ रहा है, जहाँ पे सऊदी इन्वेस्ट कर रहा है, जिसको चाइना 100 बिलियन तक ट्रेड कर रहा है। तो अगर इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस होंगी तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। क्या ऑलरेडी वी डिस्कस्ड के $37 बिलियन का पोटेंशियल है पाकिस्तान और इंडिया ये अगर ट्रेड करेंगे। तो अगर ये नहीं करते तो ये यूँ समझो कि नुकसान है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। तो अगर हम देखते हैं कि एग्जांपल हम दें कि मिलिट्री स्पेंडिंग कितनी होती है, सो पाकिस्तान डिफेंस बजट ओवर 10 बिलियन are around 10 billion US dollars versus India's 80 US billion dollars, huge economic gap and huge spending। कि अगर इंडिया 80 बिलियन डॉलर्स बजाय मिलिट्री पे स्पेंड करके डेवलपमेंट पे लगाए, और पाकिस्तान बजाय ये मिलिट्री पे इतना बड़ा जो चंक ऑफ बजट है वहाँ पे लगाए, ये बजाय डेवलपमेंट के, तो ये क्या होगा कि यूँ समझो कि इकोनॉमिक लॉसेस हैं दोनों के लिए। दोनों कंट्रीज अगर अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, इम्प्रूव करेंगे ताल्लुकात को, पीस यहाँ पे रीजन में होगा, तो इस तरह का इकोनॉमिक लॉसेस नहीं होगा, यहाँ पे गुर्बत नहीं होगी, यहाँ पे बेरोजगारी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट की वजह से रीजन में इंस्टेबिलिटी है, कि कन्फ्लिक्ट्स डीस्टेबलाइज साउथ एशिया अफेक्टिंग नेबरिंग कंट्रीज। कि भाई हम देखते हैं कि जो साउथ एशिया है उसमें इंस्टेबिलिटी है, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही, वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रही, ठीक है। तो ये सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के लिए नहीं, लेकिन ये जो नेबरिंग कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनको भी ये यूँ समझो कि इम्पेक्ट कर रही है, उन पे भी ये असरात हो रहे हैं। इसका अगर हम एग्जांपल देंगे तो सार्क इज इनइफेक्टिव ड्यू टू इंडो पाक टेंशंस। अगर आसियान ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से काम कर सकती है तो सार्क भी कर सकती है, लेकिन सार्क क्यों फेल है या इनइफेक्टिव क्यों है, क्योंकि इंडो पाक के टेंशंस हैं, जिसकी वजह से जो सार्क के मेंबर्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। सो कन्फ्लिक्ट्स डीस्टेबलाइज साउथ एशिया अफेक्टिंग नेबरिंग कंट्रीज टू। उसके बाद राइज इन एक्सट्रीमिज्म एंड नेशनलिज्म, कि बोथ कंट्रीज यूज हॉस्टिलिटी फॉर डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स। कि भाई अगर दूसरे को दुश्मन दिखाओगे तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जो घरू सियासत है, उसमें आपको फायदा होगा। कि मीडिया प्रोपेगेंडा फ्यूल्स हेट अमंग सिटीजन्स। आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा था, जो 2025 की वार थी, उसमें किस तरह से और कितनी यूँ समझो कि एक नीच लेवल का प्रोपेगेंडा किया उन्होंने इस तरह की रिपोर्टिंग की कि वो जो ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं थी, वो उस तरह की भी हमें रिपोर्ट्स और खबरें मिल रही थी। तो अगर मीडिया का प्रोपेगेंडा इतनी लेवल तक गिर जाएगा तो ऑब्वियसली जो पब्लिक है दोनों कंट्रीज़ की, वो एक दूसरे से नफरत करेंगे, हेट्रेड जन्म लेगी। तो
एक तो ये हॉस्टिलिटी को कंटिन्यू रखते हैं ताकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें फ़ायदे हों, और मीडिया का प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं ताकि एक दूसरे कंट्रीज़ की जो पब्लिक है उनके लिए नफ़रत पैदा हो। अगर हम एग्जांपल दें तो 2019 इंडियन इलेक्शंस एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट हेल्प्ड बीजेपी विन वोट्स, कि भाई जो बीजेपी थी उन्होंने एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट की वजह से इलेक्शन जीती और इक़्तिदार में आए। तो ये जो हॉस्टिलिटी है ये सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिटिकल गेन्स की वजह से है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई अगर इस तरह के टेंशन्स हैं और इस तरह के इम्पैक्ट्स हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक वे फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए ताकि पीस एंड स्टेबिलिटी हासिल हो, ठीक है, ताकि अमन और खुशहाली हासिल हो। उसके लिए हम क्या करने की ज़रूरत है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कि भाई डिप्लोमेट्स को एंगेज किया जाए और कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड किया जाए। रेगुलर टॉक्स एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स मस्ट स्टे ओपन, कि जो रेगुलर टॉक्स हैं वो होने चाहिए, ठीक है, और डिप्लोमेटिक जो चैनल्स हैं वो हमेशा ओपन रहें। ऐसा ना हो कि कुछ ऊंच नीच हो जाए, को हल्का सा एक क्लेश हो जाए इंडिया और पाकिस्तान की, और जो डिप्लोमेटिक चैनल्स को हम शट डाउन करें। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो हमेशा ओपन रहें। उसके बाद बैक चैनल डिप्लोमेसी कैन रिड्यूस टेंशंस, कि भाई जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है वो टेंशंस को रिड्यूस करने में बड़ा हेल्प आउट करती है। तो ये अगर हम देखते हैं कि भाई 2019 में सीक्रेट यूए ब्रोकर टैक्स हेल्प रिड्यूस एलओसी टेंशंस, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग ट्रेड रिलेशंस, के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनको मजबूत किया जाए। रिवाइव ट्रेड एग्रीमेंट्स टू बूस्ट बोथ इकोनॉमीज, के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स पास्ट में हुई हैं उनको रिवाइव किया जाए ताकि जो बोथ इकोनॉमीज हैं दोनों कंट्रीज़ की वो बूस्ट अप हो, ठीक है। उसके बाद रिड्यूस टैरिफ्स एंड प्रमोट क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट, के भाई जो टैरिफ्स आपने एक दूसरे पर लगाए हैं वो कम करें, और जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट है जो इंडिया की जो इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान के वहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो इसी तरह जो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट है इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन कुड बेनिफिट बोथ कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद कि रिजोल्विंग द कश्मीर इशू पीसफुली, कि पुरअमन तरीके से कश्मीर को हल किया जाए। कैसे हल किया जाए? इंटरनेशनल मीडिएशन। इंटरनेशनल मीडिएशन में कौन हो सकते हैं? वो आपका चाइना हो गया, आपका यूएस हो गया, या यूएन, ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। वो इंटरनेशनल मीडिएटर का रोल अदा कर सकते हैं कश्मीर को हल करने के लिए। सो मोर ऑटोनॉमी एंड डीमिलिटराइजेशन ऑफ कश्मीर, मोर ऑटोनॉमी दी जाए। जो इंडिया का ऑक्यूपाइड कश्मीर है या जिनमें ऑटोनॉमी ज़्यादा दी जाए और उसमें उसकी डीमिलिटराइजेशन की जाए, ताकि अगर डीमिलिटराइजेशन होगी तो हालात टेबल टॉक्स की तरफ जाएंगे या हालात उसको रिजॉल्व करने की तरफ जाएंगे। सो इफ वी एड एन एग्जांपल के 1999 लाहौर डिक्लेरेशन was a step towards peace but collapsed after Kargil. The Lahore Declaration was a major peace agreement between Pakistan and India. It was signed during Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's historic visit to Pakistan via the Lahore bus service. It aimed to reduce tensions, promote peace and avoid conflict, especially after both countries conducted nuclear tests in 1998. ठीक है, so what were the key objectives? To prevent war and nuclear confrontation, to build confidence and trust, to promote dialogue instead of force, and to ensure strategic stability in South Asia. But क्या हुआ कि कारगिल वार हुई और ये जो 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन हुआ वो कारगिल वार के बाद ख़त्म हो गया, यूँ समझो कि। उसके बाद फोर्थ है मैनेजिंग वाटर डिस्प्यूट्स, के स्ट्रेंथन इंडस वाटर ट्रीटी नेगोशिएशंस, के भाई इंडस वाटर ट्रीटी नेगोशिएशन को स्ट्रेंथन किया जाए। बिल्ड जॉइंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें क्या होना चाहिए कि एक्सचेंज रिवर फ्लो डेटा, इंस्पेक्ट प्रोजेक्ट्स, रिजोल्व टेक्निकल डिस्प्यूट्स, होल्ड एनुअल मीटिंग्स। ठीक है, उसके बाद कल्चरल एंड पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स, एनकरेज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट लाइक मूवीज़ वगैरह, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको बैन नहीं करना चाहिए एक दूसरे कंट्रीज़ में, या ड्रामाज हो गए आपके। एंड टूरिज्म एक्सचेंज, और टूरिस्ट जो हैं उनको सहूलियात दी जाएं ताकि वो
जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं दोनों कंट्रीज़ में उनको विजिट करें, उनको सिक्योरिटी मुहैया की जाए, और ताकि जो टूरिज़्म है दोनों कंट्रीज़ का वो अगर एक्सचेंज होगा, उसमें टूरिस्ट एक दूसरे कंट्रीज़ में जाएंगे तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और रिलेशंस इम्प्रूव होंगे। रिलैक्स वीज़ा पॉलिसीज़ फॉर सिटीजन्स, वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो उनको रिलैक्स करें, उनको स्ट्रिक्ट ना बनाएं, उनको सख्त ना करें, ठीक है। तो एग्जांपल ये है कि इन 2023 इंडियन 6 प्रेज्ड पाकिस्तान हॉस्पिटैलिटी एट करतारपुर कि जो इंडियन 6 थे वो जो पाकिस्तान में आए तो उन्होंने पाकिस्तान की जो मेहमान नवाजी है उसकी तारीफ़ की। तो इसी तरह अगर कल्चरल एंड पीपल टू पीपल इनिशिएटिव्स होंगे तो जो रिलेशंस हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। सो इफ़ वी कंक्लूड अ रिलेशनशिप ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस आर शेप्ड बाय हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, security concerns and political rivalries. So the relationship between Pakistan and India is one of the most complex and paradoxical in South Asia. It is shaped by deep-rooted historical grievances. Grievances like the partition of 1947 created unresolved issues, particularly Jammu and Kashmir. Repeated wars 1948, 1965, 1971, 1999 reinforced mutual mistrust. Trauma of partition continues to influence national narratives. And security concerns like both states view each other through a security-centric lens. Nuclearization intensified deterrence but also raised risks. Accusations of cross-border terrorism and ceasefire violations remain persistent. However, diplomacy, economic cooperation, and people-to-people connections offer a path toward peaceful coexistence. तो अगर डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और पीपल टू पीपल कनेक्शन को हम देखें तो ये एक पाथ मुहैया करता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का। तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस क्या है कि लिविंग साइड बाय साइड विदाउट वायलेंस और वार, इवन व्हेन सीरियस डिसएग्रीमेंट्स रिमेन अनरिजॉल्व्ड, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि डिप्लोमेसी किस तरह पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को इंश्योर कराती है कि भाई डिप्लोमेसी प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल चैनल्स टू मैनेज डिस्प्यूट्स like continuous dialogue prevents misunderstandings, crisis hotlines and agreements reduce chances of accidental war, and diplomatic engagement allows issues like Kashmir, terrorism and water disputes to be discussed without resorting to force. अगर economic cooperation की बात करें तो economic ties create mutual dependence, making conflict costly, like trade increases stakeholders for peace. Business communities pressure governments to maintain stability. Economic cooperation shifts focus from zero-sum security thinking to shared prosperity. So when economies are linked, war becomes irrational, strengthening peaceful coexistence. And what is importance of people-to-people connections? People-to-people contact humanizes the enemy. So cultural exchanges, sports, tourism and academic links reduce stereotypes. Media and civil society promote alternative narratives of cooperation. Shared history and culture foster empathy and understanding. These connections build societal support for peace without which diplomacy cannot survive. If we analytically explain, peaceful coexistence refers to a pragmatic framework in which Pakistan and India manage their differences through diplomacy, economic cooperation, and societal engagement rather than military confrontation. It emphasizes conflict management over conflict resolution, allowing both states to pursue national interest while avoiding war. फाइनल थॉट ये है कि पीस इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अमन जो है वो डिफिकल्ट तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, वो अचीवेबल है। बोथ नेशंस मस्ट प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो जो मुआशी तरक्की है, मुआशी खुशहाली है, उसको पहली तरजीह दें, ठीक है।
एंड रीजनल स्टेबिलिटी और कन्फ्लिक्ट एंड वार, कि जो रीजन की स्टेबिलिटी है, जो रीजन की खुशहाली है, उसको तरजीह दें। किस पे तरजीह दें? कन्फ्लिक्ट और वार पे, झगड़े और जंग पे किसको तरजीह देनी चाहिए? रीजनल स्टेबिलिटी को। ठीक है, तो इसी तरह दोनों कंट्रीज़ काम करेंगी तो जो रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज़ के वो बेहतर होंगे, एंड अगर रिलेशंस बेहतर होंगे तो खुशहाली आएगी। सो ये था आज के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।